जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लोगों ने नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एक संघर्ष किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नेल्सन मंडेला को ही प्रेसिडेंट बना दिया गया और उन्होंने वो सारी बातों को भुलाते हुए फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी अपनाते हुए वहाँ लोगों को माफ़ कर दिया और एक ऐसा इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सारे लोगों को महत्व दिया गया और इम्पोर्टेंस दिया गया, देश की तरक्की पे बल दिया गया। उसी को देखते हुए अब अगला टॉपिक ये आएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके कोई फ़ायदा है नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अब बना रहे हैं तो सब कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ही। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट होता है लोगों के बीच में। जैसे वाइट्स लोगों को ये बात का डर था कि कहीं हम लोगों को कोई राइट्स ना मिले, ब्लैक लोगों को इस बात का डर था कि कहीं सारे राइट्स वाइट्स को ही ना मिल जाए। नेल्सन मंडेला का दिल इतना ज़्यादा पिघल जाए कि वो वाइट को सारा राइट दे दे। तो इस डर से को रोकने के लिए दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट जो है लिखित चीज़ों से आता है। ये ट्रस्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि भाई वाइट्स लोगों के सारे राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, तो उन्हें अब डर कम लग रहा। अगर ऐसा हुआ कि कोई उनका राइट छीनता है तो उसके लिए उनको, जिस आदमी ने ऐसा किया उसको सज़ा मिलेगा, वो पूरा व्यवस्था है। और कॉन्स्टिट्यूशन से कोऑर्डिनेशन होता है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी होती है कि करना क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरा फ़ायदा है स्पेसिफिकेशन, मतलब ये बताता है कि गवर्नमेंट किस तरह से चुनी जाएगी। जैसे एक डेमोक्रेसी है तो वहाँ लोग वोट देंगे, किस तरह से वोट देंगे, क्या सिस्टम होगा, ये पूरा व्यवहार में डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा कि गवर्नमेंट को किस तरह से चुना जाएगा और किसके किसके पास डिसीज़न लेने का क्या क्या पावर होगा। जैसे भारत में लेजिस्लेटिव होती है, यानी लॉ बनाने वाले लोग MP हैं, MLA हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे कि IAS होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो मंत्री वगैरह होते हैं, फिर जुडिशरी होती है। तो ये तीनों का अलग अलग पावर होता है, ये स्पेसिफाई किया जाता, बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट का क्या क्या पावर है और कहाँ कहाँ पे लिमिटेशन है, और साथ ही साथ जनता की क्या क्या राइट्स है और क्या क्या ड्यूटीज़ है, ये इसमें बता दिया गया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है। साथ ही एक अच्छा सोसाइटी कैसा बनेगा, कि लोग कैसे अच्छा सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा होता है कि कुछ आइडियल्स होते हैं कि भाई देश ऐसा बनना चाहिए। अब देखिए इंडिया की हम लोग बात करें तो ये ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं 45 में, फिर भारत आज आज़ाद हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने की भारत की क्या जर्नी है, तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। क्यों डिफ़िकल्ट था और अनसर्टेन था, आइए ज़रा देखते हैं। भारत जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब तैयार हो रहा था उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ समस्या थी। भारत एक बहुत ही विशाल कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। और सबसे अनोखी बात है कि ये डाइवर्स है, अनेकता में से भरा हुआ कंट्री है, विविधता से भरा हुआ है। यहाँ हर तरह के धर्म, जाति, खान पान से लेकर हर चीज़ों में अंतर है। तो इन लोगों की नज़रियों को, इनके सोच को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए ताकि किसी की भावना को हर्ट नहीं हो, ये बहुत आसान काम नहीं था। दूसरा प्रॉब्लम ये हुई उस समय कंट्री में पार्टीशन हो गया था धर्म के आधार पे, कौन भारत में रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, और काफ़ी हिंसा चल रही थी, ये समस्या थी। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने प्रिंसली स्टेट्स का भी एक समस्या छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि जो ऐसे स्टेट है जिन पे राजाओं का कब्ज़ा है, प्रिंसली स्टेट को ऐसे समझिए कि जब अंग्रेज़ भारत में राज कर रहे थे तो दो तरह के स्टेट्स थे। एक तो ऐसे जहाँ पे ब्रिटिश का राज था, और एक ऐसे जहाँ ब्रिटिश का डायरेक्ट राज नहीं था, वो प्रिंसली स्टेट, वहाँ राजा राजवाड़े लोग राज करते थे और अंग्रेज़ों के समर्थन था। अब अंग्रेज़ जब भारत छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने ये कहा प्रिंसली स्टेट्स को कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो इंडिया में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या तुम इंडिपेंडेंट रहो, तुमको किसी में नहीं मिलना है तो मत मिलो। अब इस बात ने तो बवाल खड़ा कर दिया। जो भी राजा महाराजा थे उनके अंदर तो इच्छा थी कि वो हम किसी में ना मिले, इंडिपेंडेंट रहे, अपना राज पाट रहे, क्योंकि भारत या पाकिस्तान किसी में मिलने पे उनका पावर तो कम होने वाला, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रहना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई कोई स्टेट मिला ही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बनाया जाए। तो इंडिया का जो फ्यूचर था वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो ये सारा प्रॉब्लम था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठ रहे थे।
लेकिन कुछ पॉजिटिवनेस भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन नहीं था। तो उस रास्ते में क्या क्या हमें हेल्प मिला वो हम लोग बात करते हैं कि इस रास्ते में हमें क्या क्या हेल्प मिला और कैसे हमने इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में मैं इन और लिख रहा हूँ। तो इन्होंने मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और 8 कांग्रेस लीडर्स ने एक रिपोर्ट बनाई मोतीलाल नेहरू के कह लीजिए कि नेतृत्व में। 1931 में भी कराची में एक सेशन हुआ जिसमें सरदार पटेल की अध्यक्षता थी। उसमें उन्होंने बताया कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होनी चाहिए, यानी कि संविधान बनने से पूर्व ये इनके ब्रेन में क्लैरिटी आ रही थी धीरे धीरे कि क्या क्या बातें होनी चाहिए। लोगों के बीच में इसमें कोई असहमति नहीं थी। जैसे एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, सब लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, मेल फीमेल जो एडल्ट हो गए सबको वोटिंग राइट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। राइट टू फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और देश में रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित करना है। तो ये क्लैरिटी थी इनको 1928 और 31 के दोनों नेहरू रिपोर्ट और कराची सेशन से ये बात निकल कर आई थी। इसके अलावा एक फ़ायदा ये था कि जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको अंग्रेज़ों के राज में जो चल रहा लेजिस्लेटिव सिस्टम था, जो भी कॉमन हाउस वगैरह चल रहा था, उसमें कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कई लोग पॉलिटिकल सिस्टम में रहे हैं, तो उनको इसके बारे में फैमिलियरिटी थी। यानी जब किसी जगह आप काम करते हो तो चांसेस है कि जैसे आप मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान में काम किए या किसी स्कूल में पढ़ाए हो, तो कल को आप अपना स्कूल एक खोलोगे या कपड़े की दुकान खोलोगे तो आपको वो एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। इसके अलावा भारत में कॉन्स्टिट्यूशन तुरंत नहीं बन गया, इसमें काफ़ी समय लगा, काफ़ी डिलिब्रेशन हुई, काफ़ी टॉक्स हुई, इससे भी बहुत सारा बेनिफिट हमें जो है मिला। इसके अलावा बहुत सारे हमारे लीडर्स जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से इंस्पायर थे, कोई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से भी इंस्पायर थे जो रशिया में हुआ है, फिर ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उनको अच्छा लगा, यूएस का बिल ऑफ राइट अच्छा लगा। हालांकि उन्होंने उस सारी चीज़ों को बिल्कुल कॉपी नहीं किया, उसको भारत के अनुसार एडजस्ट करने का कोशिश किया और जो चीज़ उनको अच्छा लगा उसको उन्होंने रखा, जो नहीं लगा उसको नहीं रखा। अब इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली है, और इसमें जो लोग थे वो इलेक्टेड लोग थे, उनको जनता के द्वारा चुना गया। वो 299 मेंबर्स थे, पार्टीशन के बाद इतने ही लोग बचे थे। तो इनके दिमाग में एक बात क्लियर थी कि भाई हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे, फ्रीडम देंगे लोगों को, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देंगे। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। इस असेंबली में सीधी सी बात है ज़्यादातर जो मेंबर थे वो कांग्रेस के थे, हालांकि नॉन कांग्रेस मेंबर थे। तो ये इसमें सारे लोगों का इंस्पिरेशन को इन्होंने रिफ्लेक्ट किया, सारे लोगों की बातें इसमें हुई, सिर्फ एक कांग्रेस के लोगों की बात नहीं हुई। अब इतनी बड़ी बात है कि एक असेंबली है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा कहते हैं, वो कानून बनाने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि उनको चुना कैसे गया है। तो उनका इलेक्शन जो हुआ था वो जुलाई में हुआ था और इनकी पहली मीटिंग 1946 में हुई थी। तो इसमें टोटल मेंबर कितने थे भाई? 299। तो कैसे चुना गया? इसके लिए वोटिंग की गई थी स्टेट लेवल से और वहाँ से स्टेट असेंबली से लोगों को चुनकर वहाँ भेजा गया था। इसमें जो सबसे फाइनल आप कह लीजिए डिस्कशन हुआ था, जितने भी आर्गूमेंट्स होते थे, जितने भी क्लाउज होते थे, यानी क्लाउज का मतलब जितना आर्टिकल के नीचे जितनी भी चीज़ें होती थी सब पे डिस्कशन हुआ, कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुआ। किसी ने कहा ये चलेगा, किसी ने कहा वो चलेगा, और बहुत डिस्कशन के बाद एक सहमति बनती थी। और फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन 2 महीने का वेट किया गया लागू करने के लिए। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि 2 महीने का वेट क्यों किया गया जब बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 यानी 20 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जब जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस आप कह लीजिए डे मनाया था और झंडा वगैरह लहराया था। हाँ, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे नहीं। अब एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि भाई हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करें, ये तो हमने बनाया ही नहीं है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि भाई लगभग पिछले
75 साल अब तो हो चुके हैं, लगभग बहुत समय हो चुका है। पहले 64 साल की बात करते थे, आज तो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हमको 1950 में बना है, तो आप समझ सकते हैं लगभग 75 साल हो चुके हैं। तो किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पे ही सवाल नहीं उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब है। हाँ, कुछ पॉइंट, कुछ सेक्शंस को उन्होंने चैलेंजेस किया, जो अमेंडमेंट होते रहा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में केवल पूरे भारत के लोगों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और इन्होंने हर रीजन ऑफ द कंट्री से ये लोग यहाँ चुन के आए थे, सिर्फ एक स्टेट से चुन के नहीं गए थे। इसमें अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, अलग कास्ट के थे, अलग क्लास के थे, गरीब थे, अमीर थे, रिलीजन के थे, अलग अलग बिजनेस के थे। और तो इसका दो मतलब, पहली बात तो कि जो असेंबली में लोग थे वो भारत के हर कोने से थे। दूसरी बात, इन्होंने जो जिस तरीके से काम किया वो बिल्कुल ओपन तरीके से, सबके बीच में सहमति से बिल पास हुई, और वो बात जो है आज भी रिटन रिकॉर्ड में है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं। यानी उन्होंने जिस प्रकार से संविधान बनाया वो कोई छिपी हुई बात नहीं, वो बिल्कुल ओपन बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया, लगभग 2000 बार बदलाव किया गया, लगभग इन 114 दिन तक डिस्कशन चला, जिसको हम कह सकते हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन हुआ, तो उसमें कई दिन बीच में गैप भी था। तो 114 दिन उन्होंने मीटिंग की और उसमें डिस्कशन किया। हर बात जो उसमें कही गई है उसको सबको रिकॉर्ड कर दिया गया, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। अब अगला जो टॉपिक है वो गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है। अगले वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की गाइडिंग वैल्यूज़ क्या क्या थी।